नमस्कार दोस्तों। अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो कल्पाक्ष आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जिसमें हम यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो है उनको लेके प्री और मेंस दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के पूरा हिस्ट्री कवर करने वाला है। बेसिकली मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हम जिस भी जगह देखते हैं हम प्री तो कवर कर लेते हैं, बट मेंस वाला जो हिस्सा है वो छूट जाता है और उसके कारण हम डीप में हिस्ट्री कवर नहीं कर पाते। तो यूट्यूब पे एक सीरीज के साथ जिसमें हम शुरुआत एंशिएंट इंडिया से करते हैं, देन मेडिवल, देन मॉडर्न, हम कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो पढ़ने वाले हैं और उसका जो पहला लेक्चर वो आज हम लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के नाम से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं बेसिकली उज्जैन में कल्पाक्ष का डायरेक्टर हूँ। कल्पाक्ष हमने एक ऑफलाइन सेंटर के रूप में अभी तक हम चला रहे थे एंड नाउ हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाए और जो कंटेंट हम लोग सर्व कर रहे हैं वो कंटेंट लोगों तक पहुंचे। शुरुआत करते हैं टॉपिक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो अंत तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं और वो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर रहेगा और शायद ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बात करें कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सो पहला पार्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन पे, जो बेसिकली हिस्ट्री के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। देन इंपॉर्टेंस, व्हाई वी आर रीडिंग इट और क्यों पढ़ना चाहिए वो। देन द सोर्सेस की क्या हमारा बेसिक पार्ट रहेगा और क्या बेसिक हिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट्स की क्या इश्यूज हिस्ट्री के साथ में, किन बातों पे डिबेट्स आज भी चल रहा है, फिर वो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करें या फिर आपका जो इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्ति के दिमाग में लगता है पढ़ने के बाद कि यार हिस्ट्री में इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इसको ज़्यादा दिया जाना चाहिए था। देन हम बात करेंगे चेंजेस मेड बाय द एनसीईआरटी, जो 2024-25 का सिलेबस या कैरिकुलम जो एनसीईआरटी ने जारी किया है, उन नई बुक्स में कई सारा चीजें चेंज हुआ है एनसीईआरटी द्वारा। ये एक बेसिकली कहा जाता है ना, एक वेलकम मूव है जो एनसीईआरटी ने लिया है, उसके बारे में। एंड लास्ट हम बात करने वाले वे फॉरवर्ड अबाउट द सीरीज, अबाउट द लेक्चर सीरीज कि हम किस तरह से आने वाले पार्ट में कंटिन्यू करने वाले। तो शुरुआत करते हैं पहले वाले पार्ट से। अगर आप लोग नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो फॉलो करिए कल्पाक्ष पे। हम लोग या जो यूट्यूब चैनल है इस पे रेगुलरली करंट अफेयर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं और वो खाली उतना पार्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिस जगह पर हम बैठे हैं हमारे पास बहुसागर है कंटेंट के नाम पे, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है, बट प्रोडक्टिव कंटेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको अगर कवर करना है करंट अफेयर में तो आप कल्पाक्ष का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। जो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है उसमें अभी तक हमने लास्ट में जो करंट अफेयर की वीडियोज अपलोड किए उनको आप देख सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली बात करते हैं व्हाट हिस्ट्री इज एक्चुअली, यहीं से शुरुआत होता है। ये जो टर्म हिस्ट्री, अगर इसकी हम बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हिस्ट्री कहता है दैट हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट। एनीथिंग व्हिच हैपेंड इन द पास्ट कैन बी टर्म्ड एज हिस्ट्री। जो भी हो गया है, ठीक है, अगर वो इंपॉर्टेंट है, वो किसी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो हम उसको हिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। उसको एक और डेफिनेशन में ड्राफ्ट किया गया और कहा गया दैट एनीथिंग हैपेंड इन द पास्ट, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसको हम सिस्टमैटिकली अगर ईयर बाय ईयर अगर पढ़ रहे हैं तो उस टर्म को हम हिस्ट्री के रूप में जान सकते हैं। ये जो टर्म हिस्ट्री है ना, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया जिस ग्रीक वर्ड को कहा जाता है हिस्टोरिया। ये जो टर्म हिस्टोरिया है, इसका अगर लिटरली मीनिंग बात किया तो वो होता है स्टोरी। ऐसी कोई चीज जो पर्टिकुलर किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ जुड़ी हुई है, एक कहानी है, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। और जनरली अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो एक कहानी के फॉर्मेट में ही होता है, पर महत्वपूर्ण होता है कि उसके पास अलाइंड सोर्सेस, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है तो वो हिस्ट्री किसी काम का नहीं होता। जनरली अगर आप दो दोस्तों में भी बात कर रहे हैं और अगर एक दोस्त आपको दूसरों के या तीसरे के बारे में कुछ बता रहा है तो पहला सवाल हमारे पास जो होता है वो होता है तुझे कैसे पता, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर जो बात कही गई है या जो व्यक्तित्व निकला है उसका सोर्स क्या है। सोर्स के बारे में भी बात करें तो वो अलग अलग डिपेंडेंट होता है। आप भी कई चीजों से नोन है, अगर वो ABC किसी का नाम लेता है और उसकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने अगर अच्छी है तो आप कह दोगे कि यार A ने बोला है मतलब बात सही है, B ने बोला है तो शायद नहीं, क्योंकि लफाज आदमी उसका मार्केट वैल्यू उतना नहीं है। सो वही कहानी यहाँ भी निकल के आता है। तो वो जो एक प्रॉपर सोर्स के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है पास्ट इवेंट्स का, उसे हम हिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। बेसिकली जब हिस्ट्री के बारे में बात किया जाता था, क्वेश्चन कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया और वो क्वेश्चन था फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। सो बेसिकली एक ग्रीक हिस्टोरियन है जो ज्योग्राफर भी हैं जिनका नाम है हेरोडोटस।
ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल जिसने एक अकाउंट प्रॉपर रखना शुरू किया, और जो पहला अकाउंट उन्होंने रखा था वो ग्रीक पर्शियन वॉर्स का रखा, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा, और वही जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बाद में हिस्ट्री का एक बेस बना, जिस कारण से आने वाले टाइम पीरियड पे हमने जो हेरोडोटस है उनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना। सो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है हिस्ट्री के बारे में। जब पूछा जाता है कि व्हाट हिस्ट्री इज, सो एनीथिंग व्हिच हैपेंड इन द पास्ट कैन बी टर्म्ड एज हिस्ट्री, या फिर दूसरी डेफिनेशन अगर बात करें तो कहा जा सकता है द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैन बी टर्म्ड एज हिस्ट्री। तो सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो आता है इंपॉर्टेंस, कि यार हिस्ट्री को पढ़ना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्यों हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम जिस भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, अगर मैं बेसिकली एग्जांपल के लिए बात करूं, यूपीएससी का ही बात करें, तो यूपीएससी के दोनों या तीनों स्टेज पे, अगर प्री के बारे में देख रहे हैं, देन मेंस के बारे में, या फिर इंटरव्यू के बारे में, हर जगह हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस लोकेशन से हम बिलोंग करते हैं वहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन आना तय है। प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो हर साल लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आते हैं। मेंस में पूरा के पूरा 150 मार्क्स डेडिकेटेड है हिस्ट्री के लिए, और इंटरव्यू में तो जितना आपकी किस्मत में पूछा जाए हिस्ट्री से वो इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर बात आता है क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो इस बात के लिए क्यों कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमें बताता है दैट हु वी आर, बेसिकली क्या आइडेंटिटी क्या है हमारी, कहां से हम निकल के आए। क्योंकि जो आजकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो वो हिस्ट्री में अवेलेबल है। आज अगर बात किया जाए तो सोसाइटी हमारा जातिवाद के नाम पे डिवाइडेड है, हम कास्ट में अलग अलग बटे हुए हैं, और जब प्रूफ पूछा जाता है कि ये डिवाइड क्यों, तो लोग बोलते हैं वेदा में लिखा है, वेदा में 4 अलग अलग वर्ण बने थे। पर उनको बताने के लिए कि भाई वेदा में जो वर्ण बने थे वो ऑक्यूपेशन के नाम पे बने थे, बाय बर्थ आप किसी को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आपको वेदा का नॉलेज होना जरूरी है। वैसे एक टेक्स्ट बड़ा चलता है जिसमें कहा जाता है कि यार फेमस कोट है, अलग अलग जगह कई आपने स्कॉलर के नाम से सुना होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के है अधिकारी। अब इस पर्टिकुलर बात में नारी और शूद्र के बारे में ये कह दिया गया ताड़ना, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग पता नहीं है कि ये एक्चुअल कोट है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी, इसमें मतलब क्या है, किस आधार पे हम अलग अलग चीजों को हर व्यक्ति विषय या हर एक पॉइंट पे, ढोल से ताड़ने का मतलब अलग है, गंवार पे ताड़ने का मतलब अलग निकलता है, वहां ताड़ना जो शब्द है वो हर एक इंस्टांस के साथ अलग मीनिंग निकालता है। बट नॉलेज नहीं है तो पता कैसे चलेगा। फिर वही जैसे मनुस्मृति के बारे में बात करें तो एक बड़ा तबका है जो मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता में हिस्ट्री उस जगह का है क्या, तब तक हम आगे डिफाइन नहीं कर सकते। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है जब महाभारत काल के बारे में बात होता है, और ये कहा जाता है कि यार एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा जो वो इसलिए काट लिया क्योंकि वो शूद्र थे। अब वर्तमान प्रापेक्ष में ये बात कर लिया जाता है कि यार शूद्र है, मतलब निचली जाति से एकलव्य था इसलिए उसका अंगूठा काट लिया और वो अर्जुन के समकक्ष खड़ा न हो पाए, ऊंची जाति व्यक्ति के साथ साथ में खड़ा न हो पाए। परंतु वास्तविक परिदृश्य देखा जाए तो जो एक दलित शब्द है जो आजकल इंट्रोड्यूस किया जाता है उस शूद्र के लिए, वो पहले थोड़ी था। पहले शूद्र का मतलब अलग था। और दूसरा एक और, अगर वो शूद्र था तो उसके पिता जो है वो रॉयल आर्मी जो थे उसमें कमांडेंट का काम करते थे। अगर वो इतनी हाईएस्ट पोजीशन पे था तो फिर एकलव्य शूद्र कैसे हो गया? क्योंकि एक नरेशन सेट कर दिया गया तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस नरेशन को बदलने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम किसके बारे में पढ़े, हम इस हिस्ट्री के बारे में पढ़े और ये जाने कि वास्तविकता में हिस्ट्री कहता क्या है। लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, पर इशू ये कि हम ये अभी तक भूल गए कि वास्तविकता में बुद्धिज्म कहता किस बारे में, उसका आइडियोलॉजी क्या है। हम वर्धमान महावीर के बारे में बात करें जिन्होंने जैन आइडियोलॉजी या जैनिज्म का प्रोफाउंड किया, वो जैनिज्म धर्म किस बारे में, वो किस बारे में कहता है। अगर हम ये सब जानना चाहते तब जाके हम क्लियर एक कट आइडियोलॉजी रख पाएंगे कि वास्तविकता में इंडियनिज्म क्या है, हम इंडिया हैं तो क्या है, हम हिंदू हैं तो कौन है, या फिर वास्तविकता में हमारी आइडेंटिटी क्या है। आजकल एक नया डिबेट निकल के आया हिस्ट्री के मॉडर्न टाइम पीरियड में, और वो डिबेट हो गया आपका नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। ये माना गया कि साउथ वाले लोग वो अलग है, वो द्रविडियन आइडियोलॉजी मींस आइडेंटिटी क्या है, और नॉर्थ वाले जो है ये अपने आप में क्या है, ये एक आर्यन आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, आर्यन आइडेंटिटी क्या है। और आर्यन के बारे में कह दिया गया तो आर्यन जो है तो वो मूव करके आए थे, वो उनका जो ओरिजिन है वो यूरोप में कहीं हुआ, वहां से वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए। देन
जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बात में बात होता है तो कहा जाता है कि वो द्रविडियन आइडेंटिटी के थे। अब ये सारी के सारी थ्योरीज को अगर देखा जाए तो आज उनको हम नकारने पर आ गए, क्योंकि आर्यन की थ्योरी को नकारा जा रहा है। वो स्टडी है, आजकल हमें एविडेंस मिले हैं जहां पे आर्यन और वैदिक सिविलाइजेशन में जो ब्रेक हमको देखने को मिलता था, जो गैप दिख रहा था, वो गैप अब नहीं दिख रहा। तो इन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए आवश्यक हो जाता है आपका हिस्ट्री को पढ़ना, कि हम जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को सही से देख पाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो बात आता है सोर्स का। जिस हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यार हमारा जो पास था वो इतना फ्लोरिश था, तो बात आता है भाई पता कैसे चला, कहाँ से हमारे पास सोर्स अवेलेबल है। तो इन सोर्सेस को हम अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। पहला आता है मटेरियल रिमेन्स, मीन्स ऐसी कोई चीज जो हमें टुकड़े मिले हैं, कहीं जो एक्सकवेशन जब हो रहा है वहां से चूड़ी के टुकड़े मिले, बैंगल्स मिले हैं, ठीक है, कहीं से आपका मटका वगैरह भांड जिन्हें हम कहते हैं वो अवेलेबल हुआ है, कहीं पे किले मिले हैं आधे टूटे हुए। तो ये जो फोर्ट वगैरह हो गया, जो मटेरियल रिमेन्स है, ठीक है, जो फोजाइल है, वो सब के सब आपका जो आता है मटेरियल रिमेन्स का आता है। मटेरियल रिमेन्स जिसकी स्टडी को अगर हम बात करें, इसके बारे जो स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के बारे में बात करें तो इसको हम कहा जाता है आर्कियोलॉजी। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस शब्द को कहा जाता है आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स। और इसी टर्मिनोलॉजी को अगर थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर के साथ ऐड कर दें तो उसमें अब नया जो स्ट्रीम बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मीन्स जब आप क्या करते हैं, जब आप मटेरियल रिमेन्स के साथ में उसके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो टर्म आपका एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, वहां से एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला एक नेकेड गर्ल का या वुमन का, जो एक डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। अब उसको हमने देखा, उसके बाद उसके बिहेवियर को समझा कि यार ब्रॉन्ज से बना एक स्टेच्यू है, ठीक है, तो ये आपका ब्रॉन्ज का स्टेच्यू मिलना ये आपका आर्कियोलॉजी हो गया। बट उस ब्रॉन्ज के स्टेच्यू को सामने रखकर ये देखना कि यार ब्रॉन्ज स्टेच्यू है, उस समय ब्रॉन्ज जो था वो अवेलेबल या फिर वो रॉ मटेरियल नहीं है, टीन और कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता था, मतलब वो कि सोसाइटी जो था वो इंटेलेक्चुअल था, वो टीन और कॉपर को मिक्स करना जानते थे। नेक्स्ट वहां पे एक आर्टिशियन कास्ट क्लास हुआ करता था जो इन सब का काम करता था, स्टेच्यू बनाने का काम करता था। नेक्स्ट कहा जाता है कि यार उस जो लेडी है उसने गले में एक नेकलेस पहन रखा है, हाथ में बैंगल्स हैं, इसका मतलब वुमन उस समय जो थी वो फॉन्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स हुआ करती थी। देन स्टेच्यू वुमन का मिला है और कंटेम्प्रेरी किसी मेन का स्टेच्यू नहीं मिला, इसका मतलब वुमन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो ये सारा के सारा जो स्टडी है वो आ जाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट में। सेकेंड एक बड़ा जो सोर्स हो जाता है आपका, वो बड़ा सोर्स होता है सिल। सील के बारे में अगर बात करें तो आपका जहां से अलग अलग जगह से मिला, अगर आपने एक मूवी देखा हो जिसको हम कहते हैं मोहनजोदाड़ो के नाम से आया, ठीक है, ऋतिक रोशन जिसमें एज ए कलाकार थे, उनके आधार पर बात करें तो उसमें एक सील था जो हड़प्पन सील थी, जो एक आइडेंटिटी का काम करते थे। तो ये सील अलग अलग जगह पे मिला है, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है, तो ये बाद में आपको मौर्य टाइम पीरियड पे भी मिला है, देन गुप्ता टाइम पीरियड पे अलग सील्स मिली है। तो ये सील भी उस समय के हिस्टोरिकल कल्चर को शो करता है और बताता है कि वहां का कल्चर कैसा था, वहां के सिंबल्स क्या थे, वो किस तरह से रूल करते थे, उनका एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसा था, वो सील बताता है। अगला एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपका कॉइन, ठीक है, जो अच्छा स्टडी ऑफ सील के बारे में कहा जाए तो इसको सिगिलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। कॉइन के अगर बारे में बात करें तो अलग अलग जगह के कॉइन वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सप्रेस करते हैं, और कॉइन हमें काफ़ी लंबे समय से मिलना मीन्स काफ़ी पास्ट से मिलना शुरू है। अगर मैं 5th सेंचुरी BC के बारे में भी बात करूँ, ठीक है, या BCE के बारे में बात करूँ, तो उस समय हमें इंडिया में अलग अलग एरिया में पंच मार्क कॉइन जो है वो कॉइन मिलना स्टार्ट हो गए थे। सो ये भी उस समय की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो ये एक बड़ा सोर्स बन जाता है उस समय के बारे में या उस स्टडी को पढ़ने के लिए। अगर इसी में सोर्स वाले पार्ट में आगे बात करें तो एक होता है आपका इंस्क्रिप्शंस, जो किसी पत्थर पे लिखे गए हैं, किसी कॉपर प्लेट पे लिखा है। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये भी उस सोसाइटी के बारे में बताता है। ये अपने आप में एक लिटरेरी सोर्स की गिनती में आता है, क्या जो भी चीजें वो लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन में सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो आपको ईरानियन एरा के इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम में आते हैं, जिसमें आपका मौर्यन जो रूल था उसके बारे में भी पता चलता है। यहीं से इन्फ्लुएंस होकर अशोका ने एक पूरा अलग अलग इंस्क्रिप्शंस लगाए, जिसको माइनर रॉक एडिक्ट को अलग माना जाता है, पिलर रॉक एडिक्ट को अलग, या रॉक एडिक्ट्स और पिलर रॉक एडिक्ट्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। माइनर और मेजर में अलग
क्लासिफिकेशन करते हैं। सो आपके पास 100 मींस 1000+ इंस्क्रिप्शंस इंडिया के अलग अलग एरिया में अवेलेबल है, जो उस समय की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम में आते हैं। ये सब इन चीजों के बारे में। अगर अगला सोर्स के बारे में बात करें तो आता है आपका लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कई सारे सोर्स आपके पास अवेलेबल है। ये हिस्टोरिक एरा में आगे क्लासिफिकेशन होता है। लिटरेरी सोर्स में अगर बात किया जाए तो इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग सेक्शंस में, जैसे फॉरेन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जो विदेशों से जो लोग घूमने भारत आए वो अपना अकाउंट्स देके गए। जैसे मेगास्थनीज आया जिसने एक बुक लिखी है इंडिका, फाहियान आए, हेनसोंग आए, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, इससे कई सारे स्कॉलर अर्लियर पीरियड में आए जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में एक डिटेल एनालिसिस लिखा। तो एक ये बड़ा सोर्स बन जाता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। फिर अगर बात करें तो कोर्ट पोएट जो हुआ करते थे हर राजा के दरबार में, जिन्हें हम राज दरबारी कहते थे, इन्होंने अलग अलग अकाउंट लिखे। जैसे कालिदास हुए, कालिदास ने मुद्र राक्षस लिखा, कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम लिखा, मेघदूतम लिखा, विशाखदत्त का मुद्र राक्षस हुआ, हरिशेन ने आपका प्रयाग प्रशस्ति लिखा। तो इस तरह से कई सारा लिटरेचर जो कोर्ट पोएट के नाम से लिखा गया वो भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के काम में आता है। आगे अगर बात किया जाए तो ये जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ठीक है, फिर वो आपका हिंदुइज्म या वेदा के बारे में बात करें, देन जैन लिटरेचर के बारे में बात कर लें, या फिर बुद्धिज्म टेक्स्ट के बारे में बात करें, ये कंटेम्पररी टाइम पीरियड की सोसाइटी के बारे में, उनके रहने के तरीके के बारे में ये एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों के पास अवेलेबल करा देता है। सो ये जो लिटरेरी सोर्स हैं ये एक बड़ा लिटरेचर जो है बड़ा रोल प्ले कर देता है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो यहाँ तक चीज़ों को शायद हम सही से कंसाइल कर पाए हैं कि हिस्ट्री बेसिकली है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें उसको पढ़ना है, एंड नेक्स्ट हमने बात किया कि इसके जो सोर्स है वो सोर्स हमें कहाँ से अवेलेबल होते हैं। आगे अगर चर्चा किया जाए तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होता है वो होता है कि इनको लेकर कन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं। सोर्स इसलिए बताए गए क्योंकि पता चल पाए कि जो हिस्ट्री हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। और कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्ट है वो वर्तमान समय में आइडियोलॉजी को लेकर है। एक तरफ रेडिकल्स हैं और दूसरी तरफ लिबरल पीपल है। वो है लिबरल, वो जो वर्तमान में पुराने चल रहे इतिहास को सही मानते हैं कि जो लिखा उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। रेडिकल पीपल वो जिनका मानना है कि पहले जो लिखा गया उस समय नरेटिव अलग था, वो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ लिखा गया, उसमें जो चीजें गलत हुई उन्हें भी सही बताने की कोशिश की गई, तो ये बदलना चाहिए क्योंकि भारत के राइट एस्पिरेशंस को नहीं दिखाता। तो वो एक रेडिकल माइंडसेट हो गया। बात अगर बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में कर ली जाए तो कहा जाता है कि यार बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर नहीं जीता था, उसमें महाराणा प्रताप का विक्ट्री हुआ था और उसको लेके पर्याप्त साक्ष्य दिए जाते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट में जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया उन्होंने सिलेबस में इसको चेंज भी किया और विद साक्ष्य किया कि जिस चीज के लिए बैटल हुआ था, मान लेते हैं हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए, हमने एक मैच खेला वर्ल्ड कप के लिए, अगर हम आखिरी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाए फिर हम कितना भी अच्छा खेले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण क्या है, क्या ट्रॉफी आपके पास आई। सेम कहानी यहाँ था, ये चित्तौड़ जीतने के लिए आपने बैटल ऑफ हल्दी घाटी किया, हल्दी घाटी के बाद में अगर आपके हाथ में चित्तौड़ नहीं आया तो फिर आपकी विक्ट्री को जस्टिफाई कैसे करते हैं। बात आर्यन के बारे में वैदिक पार्ट में बात किया जाए तो हमें अभी तक पढ़ाया गया कि आर्यन जो है वो यूरोप से माइग्रेट होके इंडिया है और बेसिकली इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कर दिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद इनका आया, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, हमें पढ़ाया गया, हम नहीं पढ़ाया क्लास के अंदर क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा था। बाद में अभी जब सनोली का एक्सकवेशन हुआ जो हरियाणा में है, जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी है, तो वो दोनों कल्चर को कंटेम्पररी दिखा रहा है। जो कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में था वो अलग था और कंटेम्पररी टाइम में जो एक और सिविलाइजेशन चल रहा था जिसे हम बाद में बात करते हैं कि 1500 बीसी के बाद इंडिया आया, वो हमें लगभग 5000 बीसी के आसपास सनोली में दिख जाता है। राखी गढ़ी के एक्सकवेशन में हमें पता चला कि यार कोई डिसकंटिन्यूटी इन दोनों कल्चर के बीच में नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो थ्योरी अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं ये थ्योरी पूर्ण रूप से गलत है। और अगर आर्यन थ्योरी ही गलत है तो ये जो डिवीजन आर्यन और द्रविडियन का हम लोग कर चुके हैं तो उसका बेस भी गलत है। तो ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट वाला इशू हो जाता है। कन्फ्लिक्ट एक और जगह आता है जब हम अलेक्जेंडर के बारे में बात करते हैं, थ्योरी को लेकर भी कन्फ्लिक्ट है। हमें कहा गया कि अलेक्जेंडर आया, ठीक है, उसने पोरस को हराया, पोरस की ब्रेवरी से खुश हुआ, उसको पूरा आम्बी और पोरस दोनों का राज्य वापस दिया, तक्षशिला वापस दिया और फिर मूव करके चला गया।
बट मॉडर्न हिस्टोरियंस इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते। उनका मानना है कि घटना इतनी इजी कैसे हो सकता है, और ये जो सोर्स हमें पता है ये तो ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखे, वो अपने राजा के बारे में गलत कैसे लिखेंगे। और जो बंदा विश्व विजेता बनने के लिए आया है, क्या वो होम सिकनेस के कारण यू टर्न मान लेगा क्या? जो उसकी सेना विद्रोह कर सकती है, डेमोक्रेसी थोड़ी है भाई, राजतंत्र था, मोनार्की था, और अलेक्जेंडर के सामने कोई विद्रोह कैसे कर सकता है? इस तरह से एक दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे पॉइंट है जहां पे हिस्ट्री में कन्फ्लिक्ट्स उजागर हुए, जिनको लेके एक बड़ा लंबा डिबेट हुआ, और डिबेट यहां तक पहुंचा कि कुछ चेंजेस जो है वो एनसीईआरटी को करने पड़े। चेंजेस तो ज्यादा होने थे, पर ये जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, ठीक है, जो मॉडर्न में आपका पॉलिटिकल पार्टी के कारण की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिस्ट्री बदलना चाहती है, तो शायद थोड़े कम हो पाए, पर स्टिल इस वाले सीजन से एनसीईआरटी ने कई सारे चेंज जो है वो किए। अगर एनसीईआरटी द्वारा 2024-25 में के जो सेशन है उसके कैरिकुलम में किए गए चेंजेस पे एक नजर डाले तो शुरुआत होता है कि सबसे पहले तो उन्होंने जो एम्फेसिस दिया वो हड़प्पन सिविलाइजेशन और आर्यन थ्योरी के ऊपर दिया। उनका कहना है कि आर्यन का इमिग्रेशन वाला जो थ्योरी है इस पे अभी और भी रिसर्च की आवश्यकता है। ये हम मान नहीं सकते कि आर्यन इंडिया आए थे, क्योंकि जो राखीगढ़ी का एक्सकवेशन हुआ है उससे ये पता चलता है कि देयर इज अनब्रोकन कंटिन्यूटी फॉर 5000 ईयर्स। मींस अभी तक जो हमें बताया जा रहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन नियरली अबाउट 3200 से 1900 बीसीई तक चला, उसमें और बाद वाला जो वैदिक सिविलाइजेशन आया जो 1500 बीसीई से लेकर आपका 600 बीसीई तक चला, इसमें एक डिसकंटिन्यूटी है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को एनसीईआरटी ने क्लोज कर दिया, क्योंकि भाई जो रिसर्च मिली है, जो व्यूज हमें मिले हैं, जो एक्सकवेशन में मिला है, वो इस बात को नकार देता है। तो दिस वाज द बिगेस्ट चेंज। अगर चेंजेस के बारे में बात करें तो एक और चेंज इन्होंने किया, वो कहा कि जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, इस साइट्स के बारे में अगर देखा जाए तो एक जो ब्रेक के बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो ब्रेक नहीं है। तो वो रिसर्च वाली बात जो पहले वाले पॉइंट में की, वो वापस उन्होंने बोला कि अभी और भी एक्सकवेशन की इसमें आवश्यकता है, और भी रिसर्च की आवश्यकता है। एक और चेंज के बारे में अगर बात किया जाए तो वो एक जो चैप्टर है ट्राइबल्स, डेकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज, इसमें किया गया। जब बिरसा मुंडा के बारे में बात आया, बिरसा मुंडा के बारे में जब पुराने हिस्ट्री में लिखा गया तो कहा गया था कि भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो है उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, मींस एक रिबेल किया था। सो उस हिंदू लैंडलॉर्ड की जगह जो टर्म हिंदू था उस हिंदू को हटाया गया, क्योंकि एक मिशनरीज के खिलाफ उनका एक्सकवेशन था, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उसको में हिंदू कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, तो उस चीज को इन्होंने हटाया, एनसीईआरटी ने चेंज किया। अगर चेंजेस के बारे में बात किया जाए तो एक किताब है अवर पास सेकंड के नाम से, ठीक है, जो क्लास 7 में यूज हो रहा है, जिसमें एक पॉइंट है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। इसमें जो 63 नायंकार से उसमें चीज ऐड किया गया, जो अनटचेबल वाला जो पार्ट था इसको हटाया गया, और कहा गया कि अनटचेबल, लेबर, ब्राह्मण वगैरह सभी लोग जो थे वो क्या बन के आए, नायंकर्स बन के आ गया। सो दीज आर द बेसिक चेंजेस जो हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी ने किए, वेलकम्ड है, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पीरियड पे ऐसे जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं उन डिस्प्यूटेड मैटर को सुलझा लाया। नेक्स्ट अगर बात करें वे फॉरवर्ड के बारे में, तो कल्पाक्ष ये शुरुआती एक लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सीरीज के बारे में। देन हम टॉपिक वाइज इस चीज को कवर करने वाले हैं कि एक एक करके आपका अलग अलग टॉपिक कवर हो जाए। पूरा के पूरा हिस्ट्री जो है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, देन मेडाइवल, देन मॉडर्न, पूरा लेक्चर कंप्लीट हम इसको यूट्यूब के साथ चलाएंगे। अभी पहले लेक्चर के बाद कंटिन्यूटी के साथ में 1 बाय 1 हर लेक्चर आएगा, और लेक्चर के साथ में हम उस लेक्चर से जुड़े या उस टॉपिक से जुड़े जो PYQs हैं उन PYQ पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ एक सीरीज अभ्यास के नाम से हम मेंस में जो क्वेश्चन उसके आधार पे आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन भी आपको वीडियो के साथ में अवेलेबल कराएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।